नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मोदी का ऐलान, मिटा देंगे नामो निशान। जी हां, बिहार की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि पहलगाम में हमारे लोगों का जो खून बहा, अब भारत उस खून का हिसाब लेगा। यह जंग सिर्फ आतंक के खिलाफ नहीं होगी, बल्कि उसके पालने वालों के खिलाफ भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि अब आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना है, यानी इस पाप को अब भारत माफ नहीं करेगा। हर एक जान का हिसाब होगा, दुश्मन की धरती पर चुकता होगा। जाहिर है कि एक रोज पहले ही मोदी सरकार ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन अब बारी दुश्मन की सांसें रोकने की है। वहीं मोदी के इस ऐलान के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम की हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो सिर्फ धमकी नहीं, सीधी वार्निंग है। मौत का फरमान है उन गुनाहगारों के लिए जिन्होंने 26 निहत्थे लोगों की हत्या कर दी। अब उनकी ये गलती आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से ये साफ कह दिया है कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, उन्हें धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। शायद पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकियों के आका मोदी की उस बात को भूल गए जिसमें उन्होंने कहा था कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। अब कुछ ऐसा ही होगा। हालात ऐसे हैं कि आतंक के पालने वाले पाकिस्तान को सांस लेना भी महंगा पड़ने वाला है। बुधवार को सरकार ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है, तो अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बंद कर दी गई है। साथ ही पाक उच्चायोग के स्टाफ हटाए गए हैं और पाक नागरिकों के लिए वीजा रद्द कर दिए गए। इधर अब बीजेपी और कांग्रेस एक सुर में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। पहलगाम में हुई घटना के बाद जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना न केवल विदेश दौरा संक्षिप्त किया, बल्कि आते ही एयरपोर्ट पे जो मीटिंग ली है, कल भी जो निर्णय आए हैं, ये अपने आप में संकेत इस बात के हैं कि हम अपने देश के लोगों के लिए कितनी ज़्यादा चिंता करते हैं। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, पूरी सरकार और समाज इस पूरे घटनाक्रम में ऐसे दोषियों को छोड़ने वाली नहीं है। जो कायराना हरकत हुई, मैं मानता हूँ पूरा देश एकजुट है, एक साथ है और सेना के और सरकार के साथ है। भारत सरकार उनको निस्तनाबूद करे। ऐसे आतंकवादी संगठन आईएसआई से जो पोषित है, इनको सबक सिखाए। पहलगाम की घटना के बाद पूरा देश आग बबूला है। हो भी क्यों ना, ये सिर्फ हमला नहीं, भारत की आत्मा को ललकारने की नापाक कोशिश थी। लेकिन अब जवाब भी वैसा ही मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। हर स्तर पर पाकिस्तान की घेराबंदी की जा रही है। कुल मिलाकर अब भारत दहाड़ेगा और आतंक की हर बिल को राख कर देगा, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ सुरक्षा की नहीं, हर देशवासी के सम्मान की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या भारत फिर से एयर स्ट्राइक करेगा? दूसरा सवाल, भारत के पास आतंकियों को सबक सिखाने के कौन कौन से रास्ते हैं? तीसरा सवाल,
क्या इस बार भारत जो जवाब देगा वो आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील होगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज, रक्षा विशेषज्ञ असमिंदर बहल और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहल साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। प्रधानमंत्री के वो शब्द, कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी, मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। क्या क्या रास्ते हैं सरकार के पास जो वो कर सकती है आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए? क्या फिर से एयर स्ट्राइक भी एक विकल्प है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि कोई भी एक्शन लेना, चाहे वो डिप्लोमेटिक, मिलिट्री या इकोनॉमिक एक्शन है, उसके लिए दो चीजों की बहुत महत्वपूर्ण जरूरत होती है। सबसे पहले चीज है पॉलिटिकल विल और दूसरी चीज है कैपेबिलिटी। अब हमारे देश में इस समय हमारे पास दोनों चीजें हैं, पॉलिटिकल विल भी है और कैपेबिलिटी भी है। हमारी कैपेबिलिटी है हमारी आर्म फोर्सेस की स्ट्रेंथ, जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की है। अगर हम खाली एयरफोर्स की आपने बात की, हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारा कल आप ही के प्रोग्राम में मैंने ही खुद बहुत जोरदार रिक्वेस्ट की थी प्रधानमंत्री जी से कि इंडस वाटर ट्रीटी को इमीडिएटली सस्पेंड किया जाना चाहिए। तो वो एक हमारी बहुत बड़ी मांग उन्होंने पूरी कर दी है। अब जो आज मैं रिक्वेस्ट, लेकिन क्या उससे तत्काल प्रभाव पड़ेगा? क्या उससे तत्काल प्रभाव पड़े ना पड़े, लेकिन उनका जो मेन पंजाब रीजन है या फिर जो उसका रीजन है उत्तरी सिंध का, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है इंडस रिवर के ऊपर और उसके रिवर वैली सिस्टम के ऊपर, जो 5 और नदियों के साथ मिलती हैं। तो ये इसका प्रभाव आपको 3 महीने में दिखेगा, जब अगर हम पानी की जो सप्लाई है उस पे कंट्रोल या अंकुश लगाते हैं तो हाहाकार मच जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो ये चीज जो कभी भी आज तक कभी भी हुई नहीं थी, कितनी हमने युद्ध किए लेकिन कभी भी इस ट्रीटी को कुछ नहीं किया गया। 1960 की बनी हुई ट्रीटी जो वर्ल्ड बैंक के साथ भी की गई है, अगर उसको हमने आज सस्पेंड किया है तो ये बहुत बड़ा एक्शन है, एक बहुत बड़ा मैसेज है। और दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं, हमारे मिलिट्री ऑप्शन क्या है? हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन है, जैसे हमने उरी के बाद किया था, जो उनके लॉन्च पैड्स थे उस पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। तो लेकिन उसके साथ साथ हम कर सकते हैं अपनी आर्टिलरी, हॉविट्जर्स और एक फायर मैकेनिज्म है जो इंटीग्रेटेड फायर मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल। यहां देखिए, मैं आपको आईबी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा हूं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे किया जा सकता है, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हमारा इंडियन एयरफोर्स का। हमारी भारतीय वायुसेना 1.5 गुना ज्यादा बड़ी है इस समय पाकिस्तान से। यहां पे सुनाई पड़ रहा है कि पाकिस्तान ने अर्जेंटली रिक्वेस्ट की है कि F-35 और J-10 जहाज को दिया जाए। उन्होंने चीन से रिक्वेस्ट की है, चीन शायद इसको कंसिडर कर रहा है या देगा भी, लेकिन तभी भी मैं आपको बता दूं, इस समय हमारी भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम भारत के अंदर रहते हुए ऐसे टारगेट सिस्टम्स को हिट कर सकते हैं जो पाकिस्तान के अंदर डीप है। पाकिस्तान का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो हमारे अटैक से बच सके। तो इंडियन एयरफोर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है भारत की टेरिटरी के अंदर रहते हुए भी। और तीसरा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड मिलिट्री ऑप्शन। आपने देखा हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इंडियन नेवी का, वो ऑलरेडी सेल कर चुका है अरेबियन सी की तरफ। और दूसरा, हमारी जो एयरफोर्स है वो अलर्ट पे है, हमारी जो आर्मी है वो भी अपनी जो डिप्लॉयमेंट है एलओसी के आसपास को मजबूत कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी तीनों सेनाएं जो हैं इस समय रेडी है। ये नहीं कि पाकिस्तान सो रहा है, पाकिस्तान की कल मूवमेंट पूरे दिन चलती रही। उनका एयर डिफेंस अलर्ट सबसे हाईएस्ट स्टेट पे है। भावलपुर, जहां पे जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, उन्होंने खाली कर दिया ताकि अगर हम अटैक करें मिलिटेंट्स के ऊपर तो भावलपुर में हमें कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं इस समय। लेकिन हमने एकदम हड़बड़ाहट में अटैक नहीं करना है। मैं आपको 1 मिनट और लूंगा आपसे। और मेन चीज ये आती है कि जो भी हम योजना बनाएं वो एक सुयोजित योजना हो, वो जल्दी में हड़बड़ी में ना हो। हमने 2 बड़े अच्छे एक्शन ले लिए हैं। हमने उनको डिप्लोमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कम कर दिया है। हमने इंडस रिवर वाटर का और पाकिस्तान के जो सार्क वीजा पे आए हैं उनको 48 घंटे में बोला चले जाइए अटारी बॉर्डर का, ये अच्छे हमने ले लिए एक्शन। लेकिन अब मिलिट्री एक्शन को भी लेना जरूरी है, लेकिन लेंगे एट द टाइम हम जो चाहते हैं, लेंगे एट द प्लेस एंड टारगेट सिस्टम जो हम चाहते हैं, और कहां पे करना है और कैसे करना वो हम चाहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, हेड ऑफ स्नेक 2 लोग हैं
जनरल आसिफ मुनीर एक है और दूसरा कसूरी यानी कि मूसा जो कि हेड ऑफ लश्कर तैयबा है। तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जो इनके आतंकी हैं उनके घर के अंदर घुस के मारेंगे और उनको ऐसी जगह मारेंगे ताकि कहीं भी वो छुप ना सके। तो अगर ऐसा हमारा मन है तो हमें जल्दी में नहीं लेकिन सही समय पे अटैक करना चाहिए। ठीक है, ये तो सही समय का इंतजार करना चाहिए शर्मा जी। लेकिन जो प्रतिबंध अभी लगाए हैं, 5 फैसले जो लिए हैं, उनमें से हम देख रहे हैं अधिकतर फैसले पहले भी लिए जा चुके हैं। यदि सिंधी नदी का समझौता रद्द करने की बात हो 65 साल बाद, तो लेकिन अभी तो नदी पर ऐसे बांध भी नहीं बने हैं कि एकदम आप पानी पूरा रोक सकते हैं कि 3 नदियों पर। तो ये तो सिर्फ एक फैसला लिया है, लेकिन जो बहल साहब कह रहे हैं, पॉलिटिकल बिल भी है आपके पास और कैपेबिलिटी भी है, तो सही मौका है आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का, और ऐसी मंशा शायद केंद्र सरकार पाले हुए। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, केंद्र सरकार की भी मंशा है और कहीं ना कहीं पूरे देश का जन भावनाएं भी ये अपेक्षा सरकार से कर रही हैं। ये बहुत दिनों बाद ये भारत में मैं एक ऐसा वातावरण देख रहा हूं जो जाति से भी थोड़ा अलग है, धर्म से भी अलग है और राजनीतिक सीमाओं से भी अलग है। सारे लोग मिलकर के सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं। जो वातावरण 1971 के युद्ध में था उसी प्रकार लगभग वैसा वातावरण इस समय लग रहा है। शायद तो देश की जनता जानती है कि जो सरकार है वो इस तरह का फैसला कर सकती है, पहले दिखा चुकी है, शायद इसलिए उम्मीद है, इसलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही मांग उठ रही है। तो लेकिन इस बार थोड़ा सरकार को सावधानी पूर्वक और आकलन करके करना चाहिए, क्योंकि जो अभी 2-3 दिन से हमको परिस्थिति दिख रही है, पिछली बार जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था और एयर स्ट्राइक किया था तब पाकिस्तान को कल्पना नहीं थी, तो हम आराम से कर चुके थे। इस बार हमसे पहले पाकिस्तान अलर्ट है, उनकी सीमा पर गतिविधियां भी हैं, उन्होंने सैनिकों की छुट्टियां रोक दी हैं, अतिरिक्त उन्होंने चीन से भी हथियार मांगे हैं। इसके अलावा इस समय की जो परिस्थिति है उसमें चीन, बांग्लादेश और खासतौर से तुर्की और छोटा सा देश है हमारी सीमा से लगा हुआ मालदीव, वो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि बड़े बड़े देश तो हमारे साथ हैं, अमेरिका की भाषा देख लीजिए, हाँ, ईरान की भाषा देख लीजिए, वो साथ खड़े हुए हैं। देखिए वो लोग जो हमारे साथ हैं वो हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो लोग हैं उनसे हमारी सीमा घिरी हुई है। तो ये हमको अंतर सबसे पहले तो समझना। और जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा धीरज के साथ, जैसा कि अमेरिका ने किया था, चुपचाप घुस करके कभी बिन लादेन को मारा था, कभी इस तरीके से थोड़ा सा सरकार को अभियान करना चाहिए और घुस करके जाकर के जो आतंकवादियों के सरगना है बिल्कुल उनके, क्योंकि अब आजकल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी है और जिस तरीके से पूरी दुनिया का जो निरीक्षण क्षमता आसमान से सबको देखती है, उसमें बहुत कठिनाई नहीं है कि इन लोगों के जो और हम तो देख भी चुके हैं ना, जिस तरह से विदेशों में छिपे हैं यहाँ के आतंकवादी, किस तरह से चुन चुनकर उनको मारा जा रहा है। निश्चित रूप से वो चुन चुन करके मारा जाना चाहिए। और इसके साथ साथ 2 चीज और मुझे इस झगड़े के बाद, इस आतंकवादी अटैक के बाद लिख रही है। एक, सबसे पहले भारत के भीतर जो स्लीपर सेल है, जब हम पाकिस्तान की सीमा में जब अटैक करेंगे तब अटैक करेंगे, लेकिन भारत के भीतर जो स्लीपर सेल हैं उनका अभियान तो हमको शुरू कर ही देना चाहिए। जैसे अभी जबलपुर में किसी ने क्या डाला, भोपाल में किसी ने सोशल मीडिया पर क्या डाला, इस तरह के जो लोग हैं उन पर करना चाहिए। इसके अलावा एक और मैं कहना चाहता हूं ब्रजेश जी, हमको अब स्कूलों में कहीं ना कहीं बच्चों को जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है वो दी जाना चाहिए। आप मुझे बताइए, वो 28 आदमियों को मार गए, 5 आदमी थे, 3 आदमियों के हथियार थे। मुझे बताओ, मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है। तो वही तो एक योजना थी शर्मा जी, जो अग्निवीर किस दिशा में जा रही थी, उसी दिशा में जा रही थी जिसका तमाम लोगों ने विरोध किया। निश्चित रूप से वो उसको फिर से शुरू किया जाना चाहिए। और एक उदाहरण मुझे कल से याद आ रहा है, एक नाम याद आ रहा है, वो तुकाराम मामले का। वो सिपाही था जब बंबई पर अटैक हुआ, उसके ऊपर गोलियां चला रहा था कसाब, और उसके बीच में उसने घुस करके पकड़ लिया था, उसकी 36-37 उसको गोलियां लगी, उसके बाद उसने पकड़ लिया था, उसके वजह से वो जिंदा पकड़ाया। कहीं ना कहीं ये जो बात है कि हमको संघर्ष करते हुए मरना, ये जो कहीं ना कहीं आना चाहिए, वो अग्निवीर का हो या स्कूलों में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग हो, ये बात हमारे नौजवानों में आना चाहिए। क्योंकि जितने 28 आदमी हैं सारे के सारे ज्यादातर उसमें नौजवान हैं। तो फिर इसके अलावा ये बात भी होना चाहिए, शादी के बाद जा कर रहे हो, शादी के बाद आपको हनीमून मनाने पहाड़ों पे जाने के बजाय अपने कुल देवता के घर पर जाओ, जो आपके कुल पूर्वजों का स्थान है, वहां जाओ, धर्म स्थलों में जाओ। वहां जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक वातावरण बनना चाहिए देश में। तो कश्मीर भी तो पुण्य की धरती थी ना, वातावरण तो बनना चाहिए। लोया जी,
नहीं, एक सेकंड ब्रजेश जी, मैं आपको यहाँ टोकूंगा। कश्मीर जो पुण्य की धरती थी, वो वानप्रस्थ तो संन्यास की आयु में जाने के लिए थी, वो तपोस्थली थी। यौवन में जाने की स्थिति नहीं थी। यौवन में तो आपको गुरुकुलों में जाना है, तो कश्मीर हमारी तपोस्थली रही है। वानप्रस्थ के बाद आपको जाना है वहां पर। तो लोया जी, जब आप पाकिस्तान को सबक सिखाओगे, आतंकवादियों को ढेर करोगे, वो तो दूर की कौड़ी है, या उसमें थोड़ा धीरज रखना चाहिए, चलिए, लेकिन जो स्लीपर सेल हैं देश में, उनको तो आप अभी खत्म कर सकते हो। उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, डिफेंस की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, स्कूल में कोर्स शामिल कर देना चाहिए कि हर बच्चा इतना तो लायक हो जाए कि भिड़ सके। भाई 3-4 मौतें होती, यदि वो तमाम जो 28 लोग मारे गए हैं हिम्मत दिखाते तो कितने मरते? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि उनके भारत में कनेक्शन है, वो स्लीपर सेल है। स्लीपर सेल के बिना ये सब संभव नहीं है। 2 ऐसे आतंकी उनके साथ भी थे जो स्थानीय आतंकी जिनको हम कह रहे हैं। एक बात मगर इनमें से देखिए, बहल साहब बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल उनकी बात को शिरोधारी करता हूं। उन्होंने भारतीय सेना की क्षमताओं को बताया। एक बात बहल साहब मैं और आपकी करेक्ट कर देता हूं कि ये क्षमता जो है संख्या के आधार पर नहीं है भारतीय सेना की। ये संख्या तो उस आधार पर भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जो सैनिक हैं उनका मनोबल और अपने साधनों का इस्तेमाल करने की क्षमता। तो एक शब्द में कहा ना उन्होंने, लोया जी, मैं बताता हूं, बहल साहब ने कहा है कि पॉलिटिकल बिल है आज की तारीख में। मैं वो वही कह रहा हूं, पॉलिटिकल बिल। और देखिए, हमारे जवानों की क्षमता दोनों की बात करूंगा कि अभिनंदन के मामले में क्या हुआ था कि अभिनंदन के पास तो 40 साल पुराना MiG-21 विमान था और उनके पास दुनिया का अत्याधुनिक F-16 विमान था, मगर MiG-21 विमान ने उसे उड़ा दिया। ये हमारी सेना की क्षमता है। और पॉलिटिकल बिल की क्षमता है कि 24 घंटे भी नहीं रख सकी थी पाकिस्तान की सरकार अभिनंदन को। और ये भी याद है कि किस तरह से सदन में, पाकिस्तान की संसद में ये चर्चा हुई थी कि जब रक्षा मंत्री आए थे तो उनके पैर कांप रहे थे। तो ये पॉलिटिकल बिल भी है, हमारी सेना की क्षमता भी है। और एक बात और है, जो आपने अभी कहा कि स्लीपर सेल को और आगे की कार्रवाई को, उसके लिए ही सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार की ये जिम्मेवारी है कि वो सभी को विश्वास में लेकर आगे की कार्रवाई करे और पिछला घटनाक्रम क्या है, उसके सत्य क्या है, उसके सूत्र कैसे जुड़ते हैं, इनकी उन्हें जानकारी दे। एक और बात मैं जो कहूंगा कि 1972 का युद्ध सबको ध्यान में है, पाकिस्तान को बहुत ध्यान में है कि 1972 में पाकिस्तान अपनी सारी बेहतर सैन्य क्षमता के बावजूद हारा, अमेरिका के सहयोग के बावजूद भी हारना पड़ा। जो अभी रमेश जी चिंता कर रहे थे कि एक तो स्लीपर सेल की उन्होंने चिंता की, दूसरी मालदीव की, बांग्लादेश की चिंता की। तो बांग्लादेश, मालदीव और पाकिस्तान, मैं समझता हूं इन तीनों मोर्चों पर भारतीय सेना अपनी आधी क्षमता से भी अगर लड़ती है तो आधी क्षमता के साथ भी हम तीनों पर भारी पड़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय ना तो पॉलिटिकल बिल की कमी है, ना सैन्य क्षमता की कमी है, ना ही हमारे पास सैन्य साजो सामान की कोई कमी है। सेना भी हथियारों के रूप से भी बहुत मजबूत हुई है पिछले समय में। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम बड़ी कार्रवाई ना कर हमारी सेना कमजोर थी क्या? पॉलिटिकल बिल नहीं था क्या पहले, लोया जी? बड़ी कार्रवाई ब्रजेश जी, आज उसमें एक सबसे खास बात है जिसकी सर्वाधिक चर्चा है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश को हिंदी के बाद अंग्रेजी में भी दोहराया है। वो दुनिया के लिए बताने के लिए, दुनिया को बताने के लिए दोहराया है उन्होंने। पूरा विश्व सुन ले कि हम जो करने जा रहे हैं उसकी गूंज बहुत लंबे समय तक आएगी और बहुत दूर तक जाएगी। तो ये पॉलिटिकल बिल पहले नहीं था क्या? पहले सेना उतनी सक्षम नहीं थी हमेशा रहा है, कभी भी। मैं फिर भी किसी सरकार की कोई चर्चा नहीं करना चाहता, ये राजनीति का विषय नहीं है, मगर भारत की क्षमताओं के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिक सकता, कोई भी नेतृत्व रहे। किस तरह आप याद करिए 1972-71 में किस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक समय पर कहा कि पाकिस्तान पर हमला करना है, मगर जनरल मानेक शॉ ने कहा आप केवल 4 माह प्रतीक्षा करिए। तो पॉलिटिकल बिल उस समय भी थी और सेना ने 4 माह का समय लिया और 4 माह में पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया। मुझे लगता है आने वाला समय फिर है कि दुनिया के नक्शे में 1-2 देश और बढ़ने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, और यही भारत की आम जनता की इच्छा भी है। तो दुनिया के नक्शे में 1-2 देश बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये भारत की भी इच्छा है, तमाम राजनीतिक दल भी एकजुट हैं राहुल जी। तो ऐसे समय में सब साथ होना चाहिए, लेकिन आपके कुछ नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं जो नहीं आना चाहिए थे, पहले दिन ही आ गए। चाहे रॉबर्ट वाड्रा की बात कर लें हम, चाहे कश्मीर की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने की बात करें, अभी तो एकजुटता का समय है।
देखिए, कांग्रेस पार्टी सर्वप्रथम जो वहां शहीद हुए हैं और जो हमारे लोग अपने मारे गए उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करती है। आज इस संकट की घड़ी में देश संकट में है ब्रिजेश जी, और जब देश पे संकट हो तो कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती है। बिल्कुल। हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है, पूरी तन्मयता के साथ हम हमारी सेना और सरकार के साथ खड़े हैं। ये समय है कि भारतीय सेना अपने शौर्य का परिचय देते हुए और हमारे जो सरकार है वो पाकिस्तान को माकूल जवाब दे। ये बात हर जगह हर मुकाम पे कही जा रही है। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में आदरणीय जीतू पटवारी जी का वक्तव्य भी सुनवाया। बहुत साफ बात है, आज स्थिति ऐसी है ब्रजेश जी कि जब घर में कोई कॉकरोच घुसाए तो हम उसे चप्पल से मार के बाहर कर देते हैं जी। ये आतंकवादी हमारे घर में घुसकर हमारे अपने पर्यटकों मार के जहां भी छुपे हैं उनको बाहर निकालकर, और पाकिस्तान का जो ये आतंक का चेहरा है इसको सार्वजनिक रूप से पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर ये मौका है कि हम उसमें अंदर तक शामिल हैं और अगली उसको वो सबक सिखाएं वो जीवन भर याद रखे, क्योंकि वो देश हमारे भारत के नाखून के धूल के समान भी नहीं है। और ये जो आघात उन्होंने देश को दिया है, आज पूरा देश गुस्से में, नौजवान हो महिला हो, हर आमो खास के मन में ये बात है कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए और ये आतंक का जो खेल है ये सदा सदा के लिए समाप्त होना चाहिए। और आप ऐसी चर्चा कर रहे हैं, आज पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ होकर एक सुर में कह रहा है। अच्छी बात है ना, आपने सुना? नहीं तो मैं कह रहा हूँ कुछ जैसे नेता हैं उन पर भी कार्रवाई आपको कर देनी चाहिए, कि जो कह रहे हैं कि पुलवामा का सच्चा सामने नहीं आया, जो कह रहे हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम की बातें चल रही हैं, इस वजह से ये घटना हुई है, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ब्रजेश जी, आज आप देख रहे हैं कि लोहिया जी बैठकर इंदिरा जी की बात कर रहे हैं और हम यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि सरकार और सेना के साथ हम खड़े हैं, क्योंकि जब देश संकट में होता है तो केवल देश के साथ एकजुटता के साथ खड़े होने की बात होती है, क्योंकि जीवन में याद रखिए देश सर्वोपरि है। और आज देश पर संकट है, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। हमारी CWC की बैठक में भी सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित किया गया कि जो इंटेलिजेंस फेलियर है उसकी जांच होनी चाहिए और पाकिस्तान को उसकी भाषा में माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। छोटा सा कमेंट चाहिए वैल साहब, क्या वाकई में इंटेलिजेंस फेल्यूर था? नहीं, मैं फिर से कहता हूँ 2019 की पुनरावृत्ति फिर से कर रही है कांग्रेस। मेरे से पूछा है, मेरे से पूछा लोया जी, एक मिनट आ रहा हूं मैं, आपके पास आ जाऊंगा एक मिनट की। जी लोया बहल साहब, देखिए मेरा केवल इतना सा कहना है, 2019 की गलती न दोहराए कांग्रेस। उस समय भी सर्वदलीय बैठक में आपने कहा था कि हम सरकार के हर निर्णय के साथ हैं, और फिर सेना से उसके सबूत मांगने का काम किया था। मेरा ये कहना है कि जैसे मैंने कहा इंदिरा जी के समय, जो कल आरिफ मसूद ने कहा कि पुलवामा का सच नहीं आया, रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा उस पर भी कार्रवाई हो जाती तो बेहतर होता। मैं कहता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इस समय इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, और अगर एकाध व्यक्ति पर कांग्रेस या कोई भी जो इस तरह की पार्टियां हैं वो अपने एक नेता पर कार्रवाई कर देंगे, सारा संदेश स्पष्ट हो जाएगा। बहुत करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने कहा 2019 में भी समर्थन दिया था सर्वदलीय बैठक में, मगर उसके बाद फिर सबूत मांगने का काम किया था। ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और मुझे लगता है जिस तरह जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 4 युद्ध जो पाकिस्तान से हुए हैं जिस तरह का समर्थन और सहयोग दिया है, वही समर्थन और सहयोग आज अपेक्षित है पूरे देश के हर राजनीतिक दल से। ठीक है बहल साहब, क्या जो सवाल उठा रहे थे राहुल जी, इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ है, क्या आपको लगता है फेल्यूर? क्योंकि देखिए मैं आपको 3 आंसर दूंगा, मुझे समय दीजिएगा प्लीज, क्योंकि 3 डिफरेंट इश्यूज पे बात चल रही है। सबसे पहला बोला गया था कि स्कूल में ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारे पास एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशन है जिसे बोलते हैं नेशनल कैडेट कोर। उसको 8वीं क्लास से लेके जो सीनियर कॉलेज की क्लासेस हैं उसके सारे स्टूडेंट्स के पास वॉलंटरीली अवेलेबल होती है। अगर उसको हम ऐसे बना दें कि सबके लिए मैंडेटरी ट्रेनिंग हो कुछ समय के लिए, तो इस इशू का सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपने बात की अग्निवीर की, अग्निवीर 42,000 के करीब हर साल हम लेते हैं, जबकि 60,000 के करीब हमारे आर्मी के जवान रिटायर होते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे एक बहुत मेजर 18,000 की शॉर्टेज पिछले कई सालों से चल रही है, जिसका मतलब है 1 लाख के करीब हमारी आर्मी जो है वो कम हो गई है स्ट्रेंथ। और दूसरी तरफ अगर हम देखें एयरफोर्स और नेवी, उसके भी स्ट्रेंथ्स जो हैं वो थोड़े से रिड्यूस्ड हैं, कम हो गए हैं।
अब अगर हमको ये स्ट्रेंथ वापस लेके आनी है तो अग्निवीर का जो टेन्योर है हमारा, जो 25% हम रखेंगे और 75% को निकालेंगे, तो उल्टा करना है हमको 75% रखने हैं और 25% को निकालना चाहिए। और कोई 60,000 से आप पूरे देश के लोगों को ट्रेन नहीं कर सकते हो। वो 60,000 तो कोई संख्या ही नहीं है आपकी। ये 60,000 में तीनों सर्विसेज आती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अब दूसरी बात आती है जो यूनिटी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में। जहां तक मैंने देखा अपने, मेरी उम्र भी 65 साल है, कई युद्ध देखे हैं मैंने, तो उसमें सब में मैंने एक चीज देखी है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ जाती हैं। और मेरी रिक्वेस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टी से हाथ जोड़ के है कि ऐसे समय में यूनिटी दिखाएं, क्योंकि देश, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो कह रहे थे कि देश सर्वोपम है, और देश हमेशा से ही सर्वोपम रहा है। ये सभी पॉलिटिकल लीडर्स को एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है और मैसेज है। तीसरी चीज जो इंटेलिजेंस फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर डेफिनेटली हुआ है। और यहाँ पे हमारे को ये, जब हमारी जो सिचुएशन है इस समय की, जो कि बहुत ही गंभीर सिचुएशन है, जब ये सिचुएशन खत्म हो जाए तो हमें जरूर इंटरनल इंक्वायरी भी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसे जो 100 के करीब, अगर आप डीजी जो है उधर के पुलिस के, JNK के, उनका अगर स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने कहा था कि 100 के करीब टेररिस्ट हैं। तो 100 के करीब टेररिस्ट अगर एंटर कर चुके हैं कश्मीर वैली के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो इंटेलिजेंस होगी। और विदाउट लोकल सपोर्ट, ये जो टेररिस्ट हैं, विदाउट लोकल सपोर्ट कभी। माफी चाहता हूं बैल साहब, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। लेकिन जो आपने बताया है कि एक चूक हुई है, तो समय आने पर उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल मौका है एकजुटता का, एकजुटता के साथ संदेश देने की बात है कि हम एक हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है। शायद ये मौका आ गया उन नेताओं के लिए भी सोचना होगा जो इस तरह के सवाल जवाब कर रहे हैं कि उनको अभी ये सवाल जवाब नहीं करना है, सेना का मनोबल नहीं गिराना है। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।